हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में वील बी डिस्कसिंग एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम स्ट्रैटेजी एंड दैट्स कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड। आप में से काफी लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बैलेंस स्कोर कार्ड को पढ़ाएं, तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. So balance scorecard is a strategic planning and a management system used to align business activities to the vision and strategy of the organization by monitoring performance against strategic goals. अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये डेफिनेशन, बट मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर कोई मुझसे सिंपली पूछे कि व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, तो मैं कहूंगा बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। वेरी सिंपल। ये एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट द कंपोनेंट्स प्रपोज्ड इन बैलेंस स्कोर कार्ड। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब व्हाट वी डू, अब यहाँ पे हम करते क्या है कि हम अपनी जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है या जो भी हमने विजन बनाया है, हम उस विजन के अगेंस्ट या उस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट अपने रिजल्ट्स को लगातार मेजर करते रहते हैं, जस्ट टू इंश्योर that whether our performance are going in the right direction or not. So in a very nutshell, that balance scorecard is a performance monitoring system. Let's talk about the history of balance scorecard. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बुक की फोटो लगाई हुई है, तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। that concept was given by Robert Kaplan and Norton. इन्होंने 1992 में अपनी बुक में इसको प्रपोज किया था, and then again it was revised in 1996. अब सवाल ये उठता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब ट्रेडिशनली व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू मेजर आवर परफॉर्मेंस ओनली बेस्ड ऑन आवर अकाउंटिंग डाटा। यहां हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते थे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है, हमारी बैलेंस शीट क्या दिखाती है, हमारे कैश इनफ्लोज क्या दिखाते हैं, हमारे सेल्स का फिगर क्या दिखाता है, रिवेन्यू क्या दिखाता है। कहीं ना कहीं वी वर ओनली फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव नंबर्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज अ वेरी सिंगल डायरेक्शनल वे ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो कैप्लन और नॉर्टन ने अपनी बुक में क्लियरली इस बात को कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एक यूनिडायरेक्शनल तरीके से मेजर नहीं की जा सकती, इट हैज टू बी मल्टीफेसेटेड, एंड दैट इज व्हाई दे प्रपोज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. द अप्रोच इज टू प्रोवाइड द बैलेंस टू द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. बेसिकली उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मेजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी मस्ट कंटिन्यू doing that, but at the same time we must include certain more components to it so that we can understand that whether our organization is growing or not, and whether our performance of the organization is also aligning with our vision or not. That is what the objective of balance scorecard was. Now the bigger question was why balance scorecard. मैंने कुछ reasons तो आपको already बता दिए हैं, कुछ और reasons भी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. The first reason was to improve the organizational performance by measuring what matters. सबसे बड़ा सवाल हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर करना है, देन व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स वी शुड लुक एट अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. एंड दैट इज व्हाई जो बैलेंस स्कोर कार्ड की एक सबसे अच्छी बात है कि क्या मेजर करना है वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है. एंड बिकॉज ऑफ दिस आप ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हो और आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे 4 कंपोनेंट हैं तो 4 में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा. जो दूसरा बड़ा रीजन यहां पर है, दैट इज टू फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी एंड रिजल्ट्स. अब यहां पर चूंकि हमने पहले भी डेफिनेशन में बात की दैट बैलेंस स्कोर कार्ड इज ऑल अबाउट अलाइनिंग योर रिजल्ट्स विद योर स्ट्रैटेजी. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहे या अच्छे नहीं जा रहे, तो आप अपने स्ट्रैटेजीज को इंप्रोवाइज कर सकते हो, उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो. थर्ड थिंग इज अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी विद द वर्कर्स ऑन द डे टू डे बेसिस. अब पहले ये काम होता नहीं था, ऑब्वियसली बिकॉज इतना क्लियरली डिफाइंड गोल्स नहीं होते थे, क्लियरली कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता था, तो इसी कारण से एक अलाइनमेंट बनाना बड़ा मुश्किल होता था. बट बिकॉज ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड ये अलाइनमेंट बन जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट कैन बी शेयर्ड विद द वर्कर्स ऑल्सो और मिड लेवल मैनेजर्स ऑल्सो, सो दैट कि वो डे टू डे बेसिस पे अपने टारगेट्स को अचीव करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाएं. फोकस ऑन द ड्राइवर्स की टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस. अब यहां से एक और अच्छी बात आपको क्या पता चल जाती है, दैट व्हाट आर योर की ड्राइवर्स जो आपको फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं. आप वो भी यहां से बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू आप उसको भी अपने पर्सपेक्टिव में रख सकते. इंप्रूव कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड द स्ट्रैटेजी. अब यहां से एक और चीज जो हमारी इंप्रूव होती है वो कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है, और उसके रीजन है, उसका रीजन ये है कि स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली डिफाइंड है, शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम एक प्रॉपरली तरीके से डिफाइंड है, एंड दैट बिकम्स very easier for anybody to understand and also
to implement. So let's talk about what are the different perspectives we have in balance scorecard, जिसको हम components भी कह सकते हैं कि इसके major components क्या हैं. आप देख सकते हैं इसके center में आपको vision and strategy दिख रहा है कि कंपनी का overall vision और उसकी strategy क्या है, और उसके बाद इसके 4 components है. First तो पहले से जो चलता आ रहा that is the financial perspective, बट उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 3 और पर्सपेक्टिव दिए गए हैं फॉर मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस. फर्स्ट इज योर कस्टमर पर्सपेक्टिव, सेकंड इज योर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एंड थर्ड इज योर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव. तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स को अब हम डिटेल में समझते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फर्स्ट. फाइनेंशियल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, What must we do to create sustainable economic value? सबसे पहली चीज जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी एक वैल्यू बढ़ा सकते हैं. और वैल्यू कैसे बढ़ता है, वैल्यू तब बढ़ता है जब आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए और आपकी जो बेनिफिट्स हैं जो आप ऑफर करते हो टू द कस्टमर्स तो वो बढ़ जाए. अगर ऐसा होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. And that is the reason why the overall objective of this financial perspective is to monitor that whether our costs are low or not, and at the same time whether we are able to pass that benefit to the customers or not, क्योंकि तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी. सेकेंड पर्सपेक्टिव is the internal business processes. अब इसमें हम क्या करते हैं, to satisfy our stakeholders what must be our levels of productivity, efficiency and quality. अब एक तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो एक आम पब्लिक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, एनीबडी, चाहे आपके एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, दे ऑल आर योर स्टेक होल्डर्स, राइट. तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपनी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं. That means how you can increase your productivity level, how you can increase your efficiencies, how you can improve the quality, and that is not only limited to production, that is also limited to your other departments. आपको हर डिपार्टमेंट में इस चीज को एनालाइज करना है कि वहां की एफिशिएंसीज कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, कैसे आप प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. जितना आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता जाएगा, जितना उसमें क्लैरिटी आती जाएगी, उतना लोगों को काम करने में आसानी होगी और उतने बेटर रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे. इसके अलावा हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव और हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग एंड ग्रोथ. अब इसमें हम क्या करते हैं, हाउ डज आवर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉय सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस, एंड दिस इज मोर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. अब ये वाला जो है कंपोनेंट वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है. दैट मीन्स इन दिस व्हाट वी डू, वी सी दैट हमारा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है. आर वी प्रोवाइडिंग देम द राइट फीडबैक, are we motivating them, are we supporting them, are we rewarding them, are we tracking their performance. So this is all done in learning and growth. Because बहुत पहले से मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कॉम्पिटिटिव एज बनाना है तो उसका एक हथियार जो कभी कॉपी नहीं हो सकता, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज वन थिंग दैट कैन नॉट बी कॉपीड, राइट. आप प्रोडक्शन कॉपी कर सकते हो, प्रोडक्शन के आइडियाज कॉपी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स कॉपी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी कॉपी हो सकती है, ये सब कुछ पॉसिबल है. लेकिन वन थिंग व्हिच कांट बी कॉपीड इज योर ह्यूमन रिसोर्सेज. उसको कॉपी आप नहीं कर सकते. एंड द लास्ट पर्सपेक्टिव इज द कस्टमर पर्सपेक्टिव. व्हाट डू आवर कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम अस एंड हाउ आर वी डूइंग टू डू अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहते हैं ना आपको अपने रिवेन्यू को बढ़ाना है या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो आपकी सेल्स को बढ़ाना होगा. और सेल्स तब बढ़ेंगी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर एग्जैक्टली रिक्वायर, कस्टमर को चाहिए क्या. अगर आप वो उसको बता देते हैं, आप वो समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरी भी कर लेंगे. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें सारे एंगल्स आ जाते हैं. मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव आ गया थ्रू कस्टमर्स, आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस आ गए, वो भी एक पार्ट हो गया. आपका फाइनेंशियल पार्ट तो ऑलरेडी है ही है, प्लस एट द सेम टाइम एचआर वाला पार्ट भी आ गया. तो एक तरह से ये सारे फंक्शंस को कवर कर लेता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी होलिस्टिक इन नेचर. अब कैपलन और नॉर्टन ने ये भी बताया था हमें कि इन सभी चीजों को, मतलब ये चारों पर्सपेक्टिव या कंपोनेंट्स को आप किस तरह से मेजर कर सकते हो या उसके लिए क्या टूल्स यूज किए जा सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. अब इसमें जो फाइनेंशियल हमारा पार्ट है, उस फाइनेंशियल में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो. आप देख सकते हो कि आपकी कंपनीज का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए कैसा चल रहा है, सेल्स के ग्रोथ किस तरह के चल रहे हैं, आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल जो आपने लगाया हुआ है वो किस तरह का चल रहा है, आपके कैश फ्लोज किस तरह के चल रहे हैं, वो सारा कुछ आप अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में मेजर कर सकते हो. देन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर आप क्या क्या देख सकते हो. आपको देखना है कि आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा चल रहा है, रिटेंशन कैसा चल रहा है, एक्विजिशन कैसा चल रहा है, उसकी वजह से आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी. आप एक चीज ध्यान से देखो, ये भी सब कुछ मेजरेबल है, ये भी सब कुछ मेजरेबल है. इवन इसमें कुछ चीज जो है वो क्वालिटेटिव है,
लेकिन आज के डेट में हमारे पास रिसर्च के टूल्स इतने अच्छे आ चुके हैं दैट हम क्वालिटेटिव चीजों को भी क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन वाई आप ये भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा पर्सपेक्टिव है दैट इज योर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, इसमें देखना पड़ता है आपके इनोवेशन का लेवल किस तरह का चल रहा है, आपका ओवरऑल जो ऑपरेशंस है उसमें आप किस तरह की चीजें कर रहे हैं, आपका साइकिल टाइम क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी क्वालिटी का लेवल क्या है, आपके पोस्ट सेल सर्विसेज किस तरह की हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। एंड द फाइनल वन दैट इज कॉल्ड लर्निंग एंड ग्रोथ। वहां पर आपको एम्प्लॉय का रिटेंशन लेवल, उनकी ट्रेनिंग, उनके स्किल्स, उनके मोरल लेवल, उनका मोटिवेशन लेवल, उनकी अवेलेबिलिटी, आप सब कुछ यहाँ पे क्राइसिस में वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। सो दीज आर योर 4 पर्सपेक्टिव एंड दीज आर योर ग्रोथ मेजरमेंट जिसको आप यूज कर सकते हो एज पर द बैलेंस स्कोर कार्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। जब आप बीएससी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, बैलेंस स्कोर कार्ड को इंप्लीमेंट कर रहे हो, व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स यू रिक्वायर। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम पीपल और फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। अगर इसको एग्जीक्यूट करना है या इसको एक मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को हमें लाना है अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। सेकंड इज you need to involve the leaders and manager and employees in scorecard development। अब ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है ना किसी चीज को, तो मेजरमेंट के लिए स्केल्स तो चाहिए होंगे ना। आपको कुछ ना कुछ एक मॉनिटरिंग सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप उसको सिस्टम ओरिएंटेड बनाओ, आप उसको क्वेश्चनर बेस्ड बनाओ, आपको किसी ना किसी तरीके से उन चीजों को मेजर करना है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आपको स्कोर कार्ड डेवलप करने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग वी नीड इज बिगिनिंग इंटरैक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली आपको टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है बॉटम अप अप्रोच भी होनी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच भी होनी चाहिए। नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जानी चाहिए, ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे आनी चाहिए, सो दैट कि आप नीचे वाले लोगों का फीडबैक लेकर उसके हिसाब से अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टैब्लिश कर पाओ। Next is important is viewing the scorecard as a long term journey rather than a short term project। बैलेंस scorecard कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट कर दें और कल को बंद कर दें, बिकॉज परफॉर्मेंस इज समथिंग दैट नीड टू बी मॉनिटर्ड एवरी सेकेंड एवरी मिनट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप इसको एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखें, इसको अपने कल्चर का पार्ट बनाएं, सो दैट कि एवरी टाइम आप इसको मॉनिटरिंग कर पाए। एंड गेटिंग आउटसाइड हेल्प इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्कोर कार्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में। इनफैक्ट आज के डेट में बहुत सारी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप करने में हेल्प डाउन करते हैं। इवन दो बैलेंस स्कोर कार्ड हैज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो इट हैज सर्टेन पिटफॉल्स। कुछ ना कुछ इसमें भी इश्यूज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला, लैक ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही वेल डिफाइंड नहीं है तो बैलेंस स्कोर कार्ड को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर इफ योर स्ट्रैटेजी इज नॉट गुड, आप बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं बना पाएंगे। द बैलेंस स्कोर कार्ड रिलाइज ऑन अ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंकेज बिटवीन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड मैट्रिक्स। विदाउट द फाउंडेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन कुड फेल। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि स्ट्रैटेजी और विजन, इफ दैट इज नॉट क्लियर, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट बैलेंस स्कोर कार्ड प्रॉपरली। आप नहीं बना पाएंगे उसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मच फोकस ऑन लैगिंग मेजर्स। एक और चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि कहीं ना कहीं आप हर चीज को मेजरेबल बना रहे हो, राइट। आप कस्टमर का पर्सपेक्टिव में मेजर कर रहे हो, एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव में मेजर कर रहे हो, फाइनेंशियल्स को भी मेजर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का फोकस बहुत ज्यादा मेजरमेंट की तरफ बढ़ जाता है। और कई बार जो अगर मेजरमेंट टूल आपका सही नहीं बना हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज वी कैन हैव इन बैलेंस स्कोर कार्ड। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है दैट आप लैगिंग मेजर्स पे फोकस करते हो। लैगिंग मेजर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 4 कंपोनेंट को मेजर किया, आपने देखा कि कस्टमर वाले पर्सपेक्टिव पे हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, योर फोकस विल शिफ्ट ऑन द दैट लैगिंग मेजर। बट ऑन द अदर साइड हो सकता है आप एम्प्लॉय वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने लीडिंग मेजर्स पे ध्यान नहीं देते हो और आप लैगिंग मेजर्स पे ध्यान देने लग जाते हो। तो उससे क्या होता है, जो लीडिंग वाला होता है वो भी हो सकता है लैगिंग में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू इसमें आ सकता है। डोंट जस्ट कॉपी मैट्रिक्स फ्रॉम अनदर फर्म, आइडेंटिफाई द मेजर्स दैट अप्लाई टू योर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, स्टैंडर्ड बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज कर लेती है, मतलब जो ऑलरेडी बनी बनाए हैं आप उसको यूज कर लेते हो, जो कि कहते हैं ना वन साइज डजंट फिट्स टू ऑल। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, उसको आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेजर करोगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपने तरीके होते हैं, अपना काम करने का एक विजन है, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। That's very important. And last is manager who goal is to achieve desired result in order to obtain
अ बोनस और अदर सेल्फ रिवॉर्ड। अब होता क्या है, बीएससी के बेस पे, मतलब बीएससी पे अगर कोई अच्छा स्कोर करता है तो आप कहीं ना कहीं किसी को रिवॉर्ड करते हो। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं उनका फोकस क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की तरफ ज्यादा हो जाता है रादर देन क्वालिटेटिव रिजल्ट्स। वो अपने टारगेट्स को तो अचीव कर देते हैं, बट किस तरीके से उन्होंने अचीव किया वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। So that could be one of the biggest issues of BSc. I hope आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया कि बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं अपने सारे पीडीएफ और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, तो आप वहां से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक